रात की चुप्पी में चिंगारी सुलग रही थी, मगर दीपा यह भूल गई कि हर गुनाह की एक सुबह होती है। जिस अंधेरे को उसने अपनी ढाल समझा, वही उसके राज का गवाह बन गया। विश्वास की डोरी जब टूटती है तो सिर्फ रिश्ते नहीं, जिंदगियां बिखर जाती हैं। दीपा को पता था कि पति की ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की है। जब भी पति की रात की ड्यूटी होती थी, दीपा प्रेमी को रात 10 बजे के करीब अपने कमरे पर बुला लेती थी। मौज मस्ती करने के बाद वह रात में ही चला जाता था। उस दिन भी उसने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। यकीन मानिए दोस्तों, उसके बाद की कहानी को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लो दोस्तों, नमस्कार मित्रों, में हूँ आपका दोस्त आर के। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। समरजीत करीब 1 साल बाद दिल्ली से अपने भाइयों अरविंद और धर्मेंद्र के साथ गांव धनजई लौटा तो लेकिन गांव वाले एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि जब वह गांव से गया था तो गांव के ही रहने वाले रामस्नेही की बेटी दीपा को भगा कर ले गया था, लेकिन उसके साथ दीपा दिखाई नहीं दे रही थी। उसे जब पता लगा कि समरजीत के साथ दीपा नहीं आई है तो यह बात उसे कुछ अजीब सी लगी। बेटी को भगा कर ले जाने वाला, इसके बावजूद भी बेटी की ममता उसके दिल में जाग उठी। उसने समरजीत से बेटी के बारे में पूछ ही लिया। तब समरजीत ने बताया, वह तो करीब 1 महीने पहले नाराज होकर दिल्ली से गांव चली आई थी। अब तुम्हें ही पता होगा कि वह कहाँ है। यह सुनकर रामस्नेही चौंका। यह बात दिसंबर 2013 के आखिरी हफ्ते की थी। समरजीत के साथ उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी गांव आए थे। रामस्नेही ने दोनों भाइयों से भी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उनसे भी उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 10 से 11 दिन गाँव में रहने के बाद समरजीत दिल्ली लौट गया। रामस्नेही के मन में बेटी को लेकर कई तरह के ख्याल पैदा होने लगे। उसे इस बात का अंदेशा होने लगा कि कहीं इन लोगों ने बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं कर दी। यही सब सोचते हुए वह 6 जनवरी 2014 को दोपहर के समय थाना पुल प्रहलादपुर पहुंचा और वहां मौजूद थाना प्रभारी धर्मदेव को बेटी के गायब होने की बात बताई। रामस्नेही ने थाना प्रभारी को बेटी का हुलिया बताते हुए आरोप लगाया कि समरजीत और उसके भाइयों अरविंद व धर्मेंद्र ने अपने मामा नरेंद्र, राजेंद्र और वीरेंद्र के साथ बेटी को अगवा कर उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे दिया है। थाना प्रभारी धर्मदेव ने उसी समय रामस्नेही की तहरीर पर भादंबी की धारा 365-34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराकर सूचना एसीपी जसवीर सिंह मलिक को दे दी। मामला जवान लड़की के अपहरण का था, इसलिए एसीपी जसवीर सिंह मलिक ने थाना प्रभारी धर्मदेव के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। चूंकि तीनों आरोपी रामस्नेही के गांव के ही रहने वाले थे, इसलिए पुलिस टीम रामस्नेही को लेकर यूपी स्थित उसके गांव धनजई पहुंची, लेकिन घर पर समरजीत और उसके घर वालों में से कोई नहीं मिला। अब पुलिस को अंदेशा हो गया कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। दिल्ली पुलिस ने समरजीत के सभी रिश्तेदारों पर दबाव बनाया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस के हवाले करें। उधर बेटी की चिंता में रामस्नेही का बुरा हाल था। वह पुलिस से बार बार बेटी को जल्द तलाशने की मांग कर रहा था। दिल्ली पुलिस की टीम अपने स्तर से ही आरोपियों को तलाशती रही। 9 जनवरी 2014 को पुलिस को सूचना मिली कि समरजीत सुल्तानपुर के ही गांव नगईपुर सामरी बाजार में रहने वाले अपने मामा के यहाँ आया हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस नगईपुर गांव पहुंच गई। सूचना एकदम सही निकली। वहां पर समरजीत, उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र के अलावा उसका मामा नरेंद्र भी मिल गया। चूँकि दीपा समरजीत के साथ ही रह रही थी, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसी से दीपा के बारे में पूछा। थाना प्रभारी धर्मदेव ने कहा तो समरजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। थाना प्रभारी उसका हाव भाव देखकर समझ गए कि यह झूठ बोल रहा है। उन्होंने रौबदार आवाज में उससे कहा, देखो, तुम हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। दीपा के साथ तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है, हमें सब पता चल चुका है। वैसे एक बात बताऊं, सच्चाई उगलवाने के हमारे पास कई तरीके हैं, जिनके बारे में तुम जानते भी होगे। अब गनीमत इसी में है कि तुम सारी बात हमें खुद बता दो, वरना। इतना सुनते ही वह डर गया। वह समझ गया कि अगर सच नहीं बताया कि पुलिस बेरहमी से उसकी पिटाई करेगी, इसलिए वह सहम कर बोला, सर, हमने दीपा को मार दिया है। पुलिस आरोपियों के साथ आम के बाग में पहुंची, जहां समरजीत ने दीपा की लाश दफनाने की बात कबूली थी। उसका मामा नरेंद्र पुलिस को एक पेड़ के पास ले गया और बोला, लाश यही है। पुलिस को यकीन न हुआ, क्योंकि वहां एक घना आम का पेड़ खड़ा था। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई तो मिट्टी के नीचे से एक गठरी में बंधी महिला की लाश बरामद हुई। रामस्नेही जो पुलिस के साथ था,
जैसे ही लाश देखी फफक कर रो पड़ा, साहब यही मेरी दीपा है, देखिए इन दरिंदों ने क्या किया, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो उसके गले पर कुछ निशान पाए गए। इससे अनुमान लगाया कि दीपा की हत्या गला घोंट कर की गई थी। मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई। थाना पुल प्रहलादपुर में समरजीत, अरविंद, धर्मेंद्र और इनके मामा नरेंद्र से जब पूछताछ की गई तो दीपा और समरजीत के प्रेम प्रसंग से लेकर मौत का ताना बाना बुनने तक की जो कहानी सामने आई वह बड़ी ही दिलचस्प निकली। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के थाना कुंडेभार में आता है एक गाँव धंजई। इसी गांव में सूर्यभान सिंह परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे धर्मेंद्र, अरविंद और समरजीत थे। वह जवान तो था ही, इसलिए उसका मन ऐसा साथी पाने के लिए बेचैन था। इसी दौरान उसकी नजरें दीपा से दो चार हुई। दीपा रामस्नेही की 20 वर्षीय बेटी थी। दीपा तीखे नयन नक्श और गोल चेहरे वाली युवती थी। दीपा उसकी बिरादरी की नहीं थी, फिर भी उसका झुकाव उसकी तरफ हो गया। फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों ही चढ़ती जवानी पर थे, इसलिए जल्दी ही उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। एक दूसरे को शरीर सौंपने के बाद उनकी सोच में इस कदर बदलाव आया कि उन्हें अपने प्यार के अलावा सब कुछ फीका लगने लगा। उन्होंने शादी करके अपनी अलग दुनिया बसाने तक की प्लानिंग कर ली। घर वाले उनकी शादी करने के लिए तैयार हो सकेंगे, इसका विश्वास दोनों को नहीं था। इसकी वजह साफ थी कि दोनों की जाति अलग अलग थी और दूसरे दोनों एक ही गांव के थे। घर वाले तैयार हो या न हो, उन्हें इस बात की फिक्र न थी। मोहल्ले के कुछ लोगों को उनके प्यार की खबर लग गई। फिर क्या था, समरजीत के पिता सूर्यभान सिंह ने बेटे को डांटा तो वहीं दूसरी तरफ दीपा के पिता रामस्नेही ने भी दीपा पर पाबंदियां लगा दी। इसके बाद 27 फरवरी 2013 को दीपा और समरजीत तीसरी बार घर से भाग गए। इस बार समरजीत उसे दिल्ली ले गया। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर गांव में समरजीत के भाई धर्मेंद्र और अरविंद रहते थे। वह उन्हीं के पास चला गया। बाद में समरजीत और दीपा ने मंदिर में शादी कर ली। फिर उसी इलाके में कमरा लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों की गृहस्थी हंसी खुशी से चल रही थी। क्योंकि समरजीत सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था, इसलिए कभी उसकी ड्यूटी नाइट की लगती थी तो कभी दिन की। वह मन लगाकर नौकरी कर रहा था, जिस वजह से वह पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसका नतीजा यह निकला कि पास में ही रहने वाले एक युवक से दीपा के नाजायज संबंध बन गए। समरजीत दीपा को जी जान से चाहता था, इसलिए उसे पत्नी पर विश्वास था, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसके विश्वास को धता बताकर वह क्या गुल खिला रही है। एक बार समरजीत की रात की ड्यूटी लगी थी। वह शाम 7 बजे ही घर से चला गया था। दीपा को पता था कि पति की ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की है। जब भी पति की रात की ड्यूटी होती थी, दीपा प्रेमी को रात 10 बजे के करीब अपने कमरे पर बुला लेती थी। मौज मस्ती करने के बाद वह रात में ही चला जाता था। उस दिन भी उसने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। रात 11 बजे के करीब समरजीत की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उसने अपने एक दोस्त से घर छोड़ने को कहा। तब दोस्त अपनी मोटरसाइकिल से उसे उसके कमरे के बाहर छोड़ आया। समरजीत ने जब अपने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही दीपा दरवाजे की दस्तक सुनकर घबरा गई। प्रेमी को बेड के नीचे छिपने को कहकर उसने अपने कपड़े संभाले और बेमन से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने पति को देखकर वह चौंक कर बोली, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ड्यूटी बीच में ही छोड़कर आ गया। समरजीत कमरे में घुसते हुए बोला। कमरे में बेड के नीचे दीपा का प्रेमी छिपा हुआ था। दीपा इस बात से डर रही थी कि कहीं आज उसकी पोल न खुल जाए। समरजीत की तो तबीयत खराब थी। वह जैसे ही बेड पर लेटा, उसी समय बेड के नीचे से दीपा का प्रेमी निकलकर भाग खड़ा हुआ। अपने कमरे से किसी आदमी को निकलते देख समरजीत चौंका। वह उसकी सूरत नहीं देख पाया था। समरजीत उस भागने वाले आदमी को भले ही नहीं जानता था, लेकिन उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसकी गैरमौजूदगी में यह आदमी कमरे में क्या कर रहा होगा। वह गुस्से में भर गया। उसने पत्नी से पूछा, यह कौन था और यहाँ क्यों आया था? पता नहीं कौन था,
कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चोर हो, कोई सामान चुरा कर तो नहीं ले गया। दीपा ने बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहा और संदूक का ताला खोलकर अपना कीमती सामान तलाशने लगी। तभी समरजीत ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? मुझे पता है कि वह यहाँ क्यों आया था। उसे जो चीज चुरानी थी वह तुमने उसे खुद ही सौंप दी। अब बेहतर यह है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। आइंदा यह व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए और न ही ऐसी बात मुझे सुनने को मिलनी चाहिए। समरजीत तबीयत खराब होने पर घर आराम करने आया था, लेकिन आराम करना भूलकर वह रात भर इसी बात को सोचता रहा कि जिस दीपा के लिए उसने अपना गांव छोड़ा, उसे पत्नी बनाया, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि जब कोई भी महिला एक बार देहरी लांघ जाती है तो उस पर विश्वास करना मूर्खता होती है। अगले दिन जब वह ड्यूटी पर गया तो वहाँ भी उसका मन नहीं लगा। उसके मन में यही बात घूम रही थी कि दीपा अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। घर लौटने के बाद उसने अपने भाइयों अरविंद और धर्मेंद्र से दीपा के बारे में बात की। यह बात उसने अपने मामा नरेंद्र को भी बताई। उन सभी ने फैसला किया कि ऐसी कुलक्षणी महिला की चौकीदारी कोई हर समय तो कर नहीं सकता, इसलिए उसे खत्म करना ही आखिरी रास्ता है। 23 दिसंबर 2013 को समरजीत दीपा को ट्रेन से सुल्तानपुर ले गया। उसके साथ दोनों भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी थे। जब वे सुल्तानपुर स्टेशन पहुँचे, अंधेरा घिर चुका था। नगईपुर सुल्तानपुर स्टेशन से दूर था। नगईपुर गांव से पहले ही समरजीत के मामा नरेंद्र का आम का बाग था। प्लान के मुताबिक नरेंद्र उनका उसी बाग में पहले से ही इंतजार कर रहा था। बाग के किनारे पहुंचकर तीनों भाइयों ने दीपा की गला घोंटकर हत्या कर दी और बाग में ही गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। इसके बाद ही पुलिस अभियुक्तों तक पहुंची। पुलिस ने समरजीत, अरविंद, धर्मेंद्र और मामा नरेंद्र को अपहरण कर हत्या और लाश छिपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर 9 जनवरी 2013 को दिल्ली के साकेत न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी पवन कुमार की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, समरजीत ने अपने पत्नी के सही किया गलत कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। साथ ही चैनल पर नए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो। धन्यवाद।